हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैट टीचिंग एग्जाम। आज का जो आपका सेशन है दैट इज द रिवीजन सीरीज जो कि हमारी चल रही है फॉर CSIR नेट। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका यूनिट नंबर 9 दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक है, तो ये यूनिट जो है इसे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अलोंग विद द कॉन्सेप्ट्स, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मेजरली यहाँ पे आपके PYQs ही हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम डिफरेंट यू कैन से ईयर्स, राइट। सो उसमें से मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। पार्ट 1 है ये आपके सेशन का। जैसे कि आपको पता होगा अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हर एक यूनिट के हम 2 पार्ट्स जो है वो आपके कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें मेजरली आपके सारे ही कॉन्सेप्ट जो हैं वो कवर हो जाएंगे, राइट। सो मेजरली ऑब्जेक्टिव भी यही है कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आपका आ जाए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। सो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ओके, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सेशन के एंड में एक आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आपने आंसर जो है वो कमेंट करके बताना है दैट व्हाट इज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, राइट। हाँ जी, ओके चलिए। सो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन आपने रीड करना है एंड देन ट्राई टू आंसर। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। Which one of the following terms describes the biological classification system based on common ancestry? अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंट आपको सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो दे रखे हैं, लेकिन आपसे स्पेसिफिकली क्या पूछा है कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो किसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन कॉमन एंसेस्ट्री, राइट। तो अब देखिए ऑप्शंस क्या दी हैं, लीनियर टेक्सोनॉमी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या फिर रैंक बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब ऑप्शन से आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो रॉन्ग ऑप्शंस, राइट। जैसे कि अगर हम लीनियर टेक्सोनॉमी की बात करें तो ये तो आपका इनकरेक्ट होगा, इसमें कोई भी कॉमन एंसेस्ट्री जो है वो हम यूज नहीं करते, ना ही उसका कोई भी जो है रोल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में तो हम ओनली एंड ओनली आपका जो जीनस स्पीशीज उसके अकॉर्डिंग जो है हम क्लासिफाई करते हैं एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को, राइट। तो इसमें भी कोई भी अगर मैं बात करूं कॉमन एंसेस्ट्री का रोल जो है वो आपका नहीं आता। वहीं अगर हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की, सो फाइलोजेनी में हम क्या करते हैं, अगर हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात करें वहां पे आपका फाइलोजेनी आता है। फाइलोजेनी में हम बेसिकली करते ही क्या है कि जो आपके कॉमन एंसेस्टर्स हैं उनको हम पूरी की पूरी नॉलेज उनकी लेते हैं, जो भी वो सिस्टम बेस्ड है वो किस चीज पे है कि जो एंसेस्टर्स थे वो कौन से थे, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर्स जो थे वो कौन से थे। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3, रैंक बेस्ड जो है वो भी यहाँ पे आपका नहीं आएगा। चलिए, सो फाइलोजेनेटिक की अगर हम बात करें, अब ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पे आपके सामने मेंशन्ड है, राइट। तो अब ये एक्सप्लेनेशन आप रीड आउट कर सकते हो, बाद में भी इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे जितनी भी PDF है उनको आप एक्सेस कर सकते हो, जिसमें विद एक्सप्लेनेशन जो है हर एक क्वेश्चन को आपके सॉल्व किया गया है, ठीक है। सो फाइलोजेनेटिक मेथड की बात करें तो उसमें आपके शेयर्ड यूनिक कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके देखे जाते हैं, और उसके साथ ही हम क्या करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री जो है, कॉमन एंसेस्टर जो है उसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रिमिटिव और एंसेस्ट्रल कैरेक्टर ट्रेट दैट इज अनचेंज्ड फ्रॉम दोज ऑफ एंसेस्टर इज। अब कोई ऐसा ट्रेट आपको बताना है जो कि एंसेस्टर्स में भी प्रेजेंट है और जो रिसेंट जनरेशन है उसमें भी प्रेजेंट है विदाउट चेंजिंग, कुछ भी चेंज जो है उसके बीच में नहीं आया है, उस ट्रेट को हम क्या बोलते हैं। सो यू हैव टू आंसर दैट, इज इट एपोमॉर्फी, ऑटैपोमॉर्फी, प्लेजियोमॉर्फी या फिर बोथ ऑटैपो एंड प्लेजियोमॉर्फी। नाउ अगेन पार्ट बी में आपसे ये क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, फैक्ट बेस्ड है, डायरेक्ट है। अगर आपको ये पूरे के पूरा सिनेरियो पता होगा, फैक्ट की नॉलेज होगी, अब इन टर्म्स की अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी, आपको डेफिनेशन पता नहीं होगा, आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, है ना। फिर तो ये हो जाता है कि गेस लगा रहे हो, सो 50-50 चांसेस है, प्रोबेबिलिटी पे आपका जो है पूरे की पूरी कंडीशन चली जाती है कि हो सकता है 50% सही हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए, है ना। तो प्रोबेबिलिटी के सिनेरियो में नेगेटिव होने के चांसेस जो है वो आपके ज्यादा रहते हैं। सो हमें वहां पे जो है इस चीज को अवॉइड करना है। अगर श्योर हो तभी आप पार्ट बी के साथ जाओगे, श्योर नहीं हो यू विल स्किप दैट क्वेश्चन एंड आप फिर मूव करोगे अगले क्वेश्चन पे। सो इनका टर्म्स का मीनिंग हम पहले देख लेते हैं।
अब प्लेजियोमॉर्फी क्या है, वो एक ऐसा प्रिमिटिव या एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है जो कि अनचेंज रहता है, जो कि एंसेस्टर में भी एज इट इज आपको देखने को मिलेगा, वही कैरेक्टर आपको रिसेंट जनरेशन में भी देखने को मिलेगा, कुछ भी चेंज जो है उसमें आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट इज व्हाट प्लेजियोमॉर्फी। नाउ अगेन अगर हम एपोमॉर्फी की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका एपोमॉर्फी भी था, ओटेपो भी था, प्लेजियो भी था, तीनों जो है वहां पे मेंशन है along with other you can say फीचर्स की। सिनेपोमॉर्फी क्या है, सिंप्लिसियो क्या है, या कंटेक्चुअल क्या है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम इनमें से जो है आपसे क्वेश्चन पुट कर लिया जाए। सो एक्सप्लेनेशन में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी जो है वो एड ऑन है, सो आपके लिए बहुत बेनिफिट ये होने वाला है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको आप रीड आउट करके हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो है वो इन तीनों में से जो है क्वेश्चन आपसे पुट कर लिया जाए, राइट। सो आपने स्किप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं करनी है जो भी पीडीएफ में आपको गिवन है। सो देखिए प्लेजियोमॉर्फी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस वही जो है आपका ऐसे एंसेस्ट्रल या कैरेक्टर ट्रेट है जो कि अनचेंज रहता है, जो कि एंसेस्टर्स में भी प्रेजेंट है और रिसेंट जनरेशन में भी देखने को आपको मिलता है। सो देखिए यहाँ पे अगर हम एपोमॉर्फी की बात करें तो वो डिफर करता है फ्रॉम द एंसेस्ट्रल कंडीशन, ठीक है। प्लेजियोमॉर्फी सेम रहेगा, एपोमॉर्फी डिफर कर जाएगा। और ओटैपोमॉर्फी की अगर हम बात करें सो दैट इज यूनिक टू अ पर्टिकुलर ग्रुप और टेक्सॉन। तो मतलब एक ग्रुप की हम बात करते हैं तो उसी में प्रेजेंट रहेगा, किसी और में प्रेजेंट नहीं रहेगा। ये तीनों आपके पास दी गई थी, तो इन तीनों में से जो हमारे पास पूछा गया था क्वेश्चन में दैट इज व्हाट प्लेजियोमॉर्फी। वहीं अगर हम साइनेपोमॉर्फी की बात करें तो वो क्या है, एक ऐसा ट्रेट जो कि दो या दो से ज्यादा टेक्सा जो है वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, दैट इज साइनेपोमॉर्फी। सिंप्लिसियोमॉर्फी की हम बात करें दैट इज शेयर्ड बाय, और वो कौन सा ट्रेट है, दैट इज बेसिकली एंसेस्ट्रल ट्रेट। एंसेस्ट्रल ट्रेट को शेयर करेंगे वो सिंप्लेसियोमॉर्फी है, जो कि डिराइव ट्रेट को शेयर करेंगे वो आपका साइनेपोमॉर्फी है। तो ये भी आपने डिफरेंस जो है वो ध्यान में रखना है, कहाँ कौन सी चीज आपसे पूछी जा रही है। नाउ कॉन्टेक्चुअल डेफिनेशन जो है वो भी आपको यहाँ पे दी गई है, so you can read out these statements, these explanations from the PDF which you can access from the Telegram, right? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है दैट consider a highly diverse community of closely related species of lizards which has evolved in a short period of time and that occupies different ecological niches in peninsular India. What type of speciation process can explain the above pattern? अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया गया है कि लिजर्ड्स की आपकी स्पीशीज थी, ठीक है। अब लिजर्ड्स की स्पीशीज कैसी थी, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ लिजर्ड्स, मतलब आपस में कैसी थी, ये बहुत ज्यादा रिलेटेड थी, क्लोजली रिलेटेड थी। क्लोजली रिलेटेड का मतलब है इनमें मेजर कैरेक्टर्स जो है वो आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे, राइट। उसके बाद उनमें क्या हो गया, एवोल्यूशन हो गया विद द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सपोज ये स्पीशीज ए है, लेट सपोज ओके, ये लिजर्ड्स की हम स्पीशीज की बात कर रहे हैं, ये ए है ये बी है। अब इसमें क्या हो गया, विद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे एवोल्यूशन होके आपको डिफरेंट स्पीशीज जो है वो आपको देखने को मिली, और आपने देखा कि इन्होंने क्या किया, जो इकोलॉजिकल निशीज है, मतलब अपना पूरा के पूरा हैबिटेट जो है वो क्या कर लिया, वो अलग कर लिया। तो आपको बनाना है कौन सी स्पीशिएशन प्रोसेस जो है ये गिवन है। ये तो आई थिंक बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एवोल्यूशन में भी हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। एंड आपका जो 9th यूनिट है ना, वो आपका कॉम्बिनेशन है, हर यूनिट का कॉम्बिनेशन है, थोड़ी थोड़ी चीजें जो है उसमें हर एक यूनिट की आपको देखी गई है। दैट इज वाई वास्ट है ना, डाइवर्स है, नाम की तरह डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, वैसे ये यूनिट है डाइवर्स है। सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, लेकिन मेजर देखो ये तो कितना इजी क्वेश्चन है ना, जनरल क्वेश्चन है, इनको आप पूरा यूनिट मत करो, इजी टॉपिक पे है उनको पिक कर लो, और उनसे क्वेश्चन जो है फिर आपके ऑलरेडी जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। सब इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, उसके बाद वो थोड़े टाइम में क्या कर रही है, उनकी इकोलॉजिकल नीश मतलब जहां पे वो क्या करेंगे, अपनी पूरी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगी, जिस चीज पे फीड करेंगी, जहां पे वो पूरी की पूरी चीजें अपनी परफॉर्म कर रही है, लाइफ जो है वो फंक्शनिंग जो कर रही है परफॉर्म, वो उन्होंने चेंज कर ली, ठीक है। उसके बाद चेंज करने के बाद जो है वो क्या हुआ, वहां पे यू कैन से यहाँ पे ये डिफरेंट हो गई। आपको बताना है कौन से टाइप की स्पीशिएशन प्रोसेस है। अब देखो नॉन इकोलॉजिकल स्पीशिएशन ये तो हमें देखने को नहीं मिल रही, एलोपेट्रिक में
बी ये नहीं होता, उसमें तो आपका कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया जिसकी वजह से डिफर होता है। यहाँ तो ये खुद चल के अपनी इकोलॉजिकल नीश जो है वो सेपरेट कर रही है, ठीक है। पैरापेट्रिक में भी आपका ये पूरी स्पीशीज है, थोड़ा सा रीजन जो है ये अलग होके अपनी एक न्यू स्पीशीज बना लेगा, ये भी नहीं है। अडेप्टिव रेडिएशन देखिए, अडेप्टिव रेडिएशन का सबसे कॉमन एग्जांपल डार्विन फिंचेस। अगर आपको ध्यान होगा, हम बहुत ही कॉमनली पढ़ते हैं, तो डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया था कि फिंचेस की आपको आइलैंड पे एक वैरायटी जो थी वो देखने को मिल रही थी, और विद इन टाइम जो था वो क्या देखा गया कि जैसे ही वो पूरे गैलापागोस आइलैंड में छोटे छोटे पोर्शंस जो थे, वो छोटे छोटे आइलैंड्स जो थे वो भी वहां पे मेंशन थे। जैसे ही वो छोटे छोटे आइलैंड्स पे गए, उन्होंने देखा और फिंचेस की अलग अलग स्पीशीज जो है वो उनको देखने को मिल रही है। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो नीश है उसको सेपरेट कर लिया, डिफर कर लिया, राइट। अब डिफर कर लिया तो मतलब उसके बाद उनमें कोई अडेप्टेशन ऐसी आई, चेंजेस ऐसी आई, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ, वहां पे स्पीशीएशन हो गई, डिफरेंट स्पीशीज की फॉर्मेशन हो गई। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। सो अडेप्टिव रेडिएशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एक स्पीशीज इवॉल्व होती है इनटू मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस। मतलब जो भी सिलेक्शन प्रेशर वहां पे लगते हैं, ड्यू टू दैट उनमें बहुत सारी वेरिएशंस आपको देखने को मिलती हैं, एंड विद शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्पीशिएशन है वहां पे हो चुकी है, एंड एक ही कॉमन स्पीशीज जो है वो डिफरेंट स्पीशीज में फिर फॉर्म हो जाएगी। और इस पूरे सिनेरियो को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर, होप सो क्लियर है चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स अ होलोटाइप। अगेन आपसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है पुट किया गया है। होलोटाइप क्या होता है वो आपको बताना है। इफ यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग द कॉन्टेक्स्ट की क्या पूछा गया है, तभी आप इसको आंसर कर सकते हो। तो पार्ट बी में आपको आइडिया अभी तक हो चुका होगा, जितने भी हमारे सेशंस हुए हैं मैं हर एक क्वेश्चन पे आपको बताती हूँ ये पार्ट बी का है, ये पार्ट सी का है। तो डिफरेंस अभी तक आपने ये चीज ऑब्जर्व कर ली होगी। पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, फैक्ट आता है आप आंसर कर सकते हो, नहीं आता तो आप कर ही नहीं सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुक्का यहाँ पे नहीं लगेगा, गेस यहाँ पे चलेगा ही नहीं। लेकिन वहीं अगर आप पार्ट सी की बात करते हैं तो उसमें आपकी स्टेटमेंट्स रहती है, दो भी स्टेटमेंट आई तो कई बार एक स्टेटमेंट पढ़ के भी आपका आंसर जो है वो निकल आता है। मैच द फॉलोइंग हो गए, स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, राइट। सो कंपैरेटिवली पार्ट सी इज इजियर और स्कोरिंग भी है ना, 100 मार्क्स का है। और वहीं अगर हम पार्ट बी की बात करें 70 मार्क्स का बेशक रहता है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस है, तो नॉलेज होगी, अगर आपको पढ़ा होगा, फैक्ट याद होंगे, तभी आप कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे देखिए होलोटाइप आपसे पूछा गया है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड कीजिए, स्पेसिमेंस कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एंड डेजिग्नेटेड एज टाइप स्पेसिमेंस बाय द ऑथर, क्या वो होलोटाइप है। सेकंड है, a single specimen or illustration upon which the name is based and designated as the nomenclature type by the author। ठीक है, सो होलोटाइप जो है यहाँ पे बी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। यही जो है होलोटाइप आपका होता है कि एक सिंगल स्पेसिमेन या इलस्ट्रेशन जिसको क्या है, अपॉन विच द नेम इज बेस्ड एंड डेजिग्नेटेड एज द नॉमेनक्लेचर टाइप बाय द ऑथर, वही जो है उसको क्या करा है, डेजिग्नेट करा है, दैट इज व्हाट होलोटाइप। नेक्स्ट देखिए, स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, नहीं उसको होलोटाइप नहीं बोलते। लास्ट है, सिंगल स्पेसिमेन डेजिग्नेटेड टू सर्व एज द नॉमेनक्लेचर टाइप, नो ये भी नहीं होता। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे आपकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगेन यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन जो है डिटेल में मेंशन्ड है, जो मैं आपको बताती हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मेंशन्ड है फॉर योर ओन बेनिफिट, तो आप इसको रीड कर सकते हो। एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो भी आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। होलोटाइप देखो क्या है, सिंगुलर स्पेसिमेन है which is used to describe and name a new species serving as a definitive reference for its identification and taxonomic classification। ठीक है, चलिए अगेन यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन मैंने और भी मेंशन कर दिए हैं। अभी होलोटाइप पे क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट टाइम जो है किसी पे भी आ सकता है। तो आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए कौन से बेसिकली स्पेसिमेन का क्या मीनिंग रहता है। सो फॉर दैट ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपकी एडिड है इन योर पीडीएफ, इसको आप फिर डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हो एट योर ओन एंड, राइट। एंड अगेन कहीं भी डाउट आता है, किसी भी पॉइंट पे डाउट आता है, कमेंट करके अपना डाउट जो है वो पुट कर सकते हो। आई विल रिप्लाई फॉर दैट एंड ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ये आया आपका पार्ट सी का क्वेश्चन। अब पार्ट सी के क्वेश्चन देखो कितने इजी रहते हैं, क्यों मैं ये बोल रही हूँ, अब देखना इस चीज को। नेक्स्ट बोला गया है, गिवन बिलो आर स्पीशीज कॉन्सेप्ट एंड देयर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिए गए हैं,
टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट एंड फाइलोजेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये 4 स्पीशीज कॉन्सेप्ट है, आपको मैच करना है रिलेटेड इंफॉर्मेशन की किसमें क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये हमने यूजुअली जब भी आप पढ़ते हो, इवन एवोल्यूशन इकोलॉजी भी पढ़ते हो, उसमें भी ये चीज पढ़ते हो आप। ठीक है, वही आपसे कॉमन क्वेश्चंस हैं आपके पार्ट यूनिट 9, यूनिट 10, 11 से कॉमनली जो है ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ टाइपोलॉजिकल में हम स्पीशीज कॉन्सेप्ट बोला क्या गया था कि हम बेसिकली स्पीशीज को डिफर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम यहाँ पे स्पीशीज को अलग अलग कैटेगरीज में रख रहे थे। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा इसको जस्टिफाई करता है, सिंगल लीनिएज ऑफ एंसेस्टर डिसेंडेंट पॉपुलेशन, नहीं इस पे तो हम पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि एंसेस्टर्स का कुछ भी रोल नहीं है। नेक्स्ट देखो स्पीशीज इज अ सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट रिजेंबल वन अनदर एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अनदर सेट्स। बिल्कुल टाइपोलॉजिकल बोलता ही ये है, जो दिखने में सेम है वो एक स्पीशीज है, जो कि दिखने में अलग हो गई वो हमने अलग स्पीशीज बोल दी। यही टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बोलता है। सो अब देखो ए विल गो विद सेकंड, नाउ ए विल गो विद सेकंड एंड यू कैन सी फर्स्ट ऑप्शन से ही हमारा आंसर जो है वो निकला है। सिर्फ एक ऑप्शन हमने रीड करी और 4 मार्क्स हमें मिल गए, और हमें क्या चाहिए, है ना। CSIR इतना इजी क्वेश्चन आपको दे रहा है तो इससे बेटर जो है और ऑप्शन कुछ भी नहीं हो सकती। देखिए पार्ट 4 पार्ट सी का 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे है, एक ही ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन निकल आया, राइट। इन केस हो सकता है 2-3 ऑप्शंस भी पढ़नी पड़े, तब भी देख लेते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट में क्या बोला था कि स्पीशीज को हम जो है कब बोलेंगे कि ये 2 अलग अलग स्पीशीज हैं, जब वो उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो देखी जाएगी, राइट। जो वो इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगी, उनको हम बोलेंगे कि वो क्या है, आपकी डिफरेंट स्पीशीज है, राइट। तब यहाँ से देखिए स्पीशीज दैट आर ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सेक्स ग्रुप्स। बिल्कुल ये है बायोलॉजिकल की आपकी डेफिनेशन। बी विल गो विथ थर्ड, मैच कर लो, है ना, श्योरिटी के लिए। नेक्स्ट देखिए फाइलोजेनेटिक में क्या होता है आपका, दैट इज द ग्रुप रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स मोनोफाइली, वो है आपका फाइलोजेनेटिक। ठीक है, डी विल गो विथ फोर्थ। नेक्स्ट अगर हम एवोल्यूशनरी की बात करें, उसी में तो हम एंसेस्टर की बात करते हैं, एंसेस्टर डिसेंडेंट पॉपुलेशन की बात ही हम किस पे करते हैं, एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट। सो दैट इज हाउ आपकी ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, सारी ऑप्शंस जो है वो हमारी यहाँ पे मैच होगी। क्लियर, चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिपिक्टेड बिलो इज अ फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ सिलेक्टेड टेक्सा। एक टेक्सा का हमने क्या किया है, फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो आपको यहाँ पे गिवन है, आपको यहाँ से क्या बताना है, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई जो है वो कौन है। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, आपको बताना है। अब आपसे 4 ऑप्शंस में पूछा गया है, एक्स मोनोफाइलेटिक है, वाई पॉलीफाइलेटिक है, एक्स पैराफाइलेटिक है, वाई मोनोफाइलेटिक है, एक्स एंड वाई दोनों मोनोफाइलेटिक है, या एक्स मोनोफाइलेटिक है, वाई जो है पैराफाइलेटिक है। तो इससे पहले आपको मोनोफाइलेटिक क्या है, पॉलीफाइलेटिक क्या है, पैराफाइलेटिक क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको आंसर कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं। मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स वो होते हैं जिसमें पूरी के पूरी स्पीशीज भी इंक्लूड होती हैं अलोंग विद देयर कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, एंसेस्टर भी इंक्लूड होगा और सारी की लीनिएज इंक्लूड होगी, कोई भी एक्सक्लूड जो है वो वहां पे नहीं होगी, राइट। तो वो है आपकी मोनोफाइलेटिक। नेक्स्ट पैराफाइलेटिक की बात करें तो एंसेस्ट्रल तो इंक्लूड होगी, लेकिन कुछ जो है सम बट नॉट ऑल डिसेंडेंट्स जो है वो आपके इंक्लूड होंगे, कुछ को जो है वहां पे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। पैरा से आप यहाँ पे याद रख सकते हो पराया। ठीक है, पराया, कुछ डिसेंडेंट्स को वो क्या कर देते हैं, पराया कर देते हैं, सबको इंक्लूड नहीं करते पैराफाइलेटिक में। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं पॉलीफाइलेटिक की। पॉलीफाइलेटिक में क्या है, कंसीडर ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर्स। एंसेस्टर डिफरेंट होगा लेकिन कॉमन एंसेस्टर जो है, रिसेंट कॉमन एंसेस्टर जो है वो क्या होगा, वो सेम होगा, उनको हम पॉलीफाइलेटिक बोलते हैं। अब चलिए इस पे आते हैं, लीनिएज पे जो आपको दे के रखी है। यहाँ पे देखो x जो है वो ये दिया है आपको x, राइट। अब x में देखो ये है कॉमन एंसेस्टर, इसकी लीनिएज है a, इसकी लीनिएज यहाँ से b और c, तीनों आपके डिसेंडेंट भी इंक्लूडेड है, एंसेस्टर भी इंक्लूडेड है। किसमें था, मोनोफाइलेटिक में था। तो x क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी मोनोफाइलेटिक। क्या हो जाएगा, x मोनोफाइलेटिक। अब यहाँ पे देखो x मोनोफाइलेटिक, यस जा सकते हैं, पैरा नहीं है, पैरा ये x एंड y नहीं है, x मोनोफाइलेटिक जा सकते हैं। अब y देखो, y आपकी कहाँ है, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। y देखो, y आपका ये है, ठीक है, एंसेस्टर तो इंक्लूड है
एक उसकी डिसेंडेंट DE हो गए, ओके। और यहाँ पे F एक को क्या कर दिया गया है, पराया, क्या कर दिया गया है, पराया। सो Y क्या हो जाएगा आपका, दैट इज पराया मतलब पैरा, पैराफाइलेटिक, राइट। सो Y जो है वो पैराफाइलेटिक। कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से पूरी एंसेस्ट्री जो है, पूरी कौन सा यहाँ पे आपको फाइलोजेनी दी गई है, वो आप ऐसे पता कर सकते हो। पर उसके लिए ये चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। सो अगेन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपने रीड आउट करनी है। देखो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी होता, एक्सप्लेनेशन रीड करो, समझो, उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है, फिर कभी नहीं भूलेगा। एकदम से जस्ट ऑप्शन देखोगे कि हाँ ये है, उसके बाद फिर वो भूलने के चांसेस रहते हैं। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो फिर चीजें याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 प्लांट फैमिलीज हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज। अगेन पार्ट बी क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पुट किया गया था कि गिवन फैमिलीज में से किसमें नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो सबसे ज्यादा है। ब्रासिकेसी, क्यूकर बिटेसी, कैकेटिएसी, रोजेसी, ठीक है। तो अगर हम डेटा के साथ जाएं तो ऑप्शन 4 रोजेसी की जो है उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं। हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या आपके मेंशन था। अब देखिए आपसे ब्रासिकेसी था, ठीक है, रोजेसी था, रोजेसी में सबसे नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो हाईएस्ट आपकी रहती हैं कंपैरेटिवली, और सबसे ज्यादा किसमें है, रोजेसी में ही आपकी देखने को मिलती है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है फेलोडर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम, अगेन पार्ट बी क्वेश्चन है। फेलोडर्म जो है वो आपकी कहां से डिराइव है, उसका डेरिवेशन जो है वो क्या रहता है, कॉर्क कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या फिर प्रोवेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो नॉलेज होगी अगर आपको फैक्ट की तब आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। सो फेलोडर्म को हम और क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी बोलते हैं ट्रीज का, ठीक है। कहां से ये डिराइव होता है, ये डिराइव होता है कॉर्क कैम्बियम या फिर फेलोजन से, इसीलिए इसको हम फेलोडर्म ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब ऑप्शंस में देखिए क्या है, फेलोडर्म तो नहीं है, क्या गिवन है, कॉर्क कैम्बियम गिवन है। इसी ऑप्शन 1 के साथ जो है वो हम यहाँ पे जाएंगे। सो ऑप्शन 1 आपकी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। Okay, moving on. Which one of the following statement is not correct about collenchyma? अब कॉलेनकाइमा के रिगार्डिंग जो है कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है, आपको बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉलेनकाइमा। फर्स्ट देखिए, कॉलेनकाइमा सेल वॉल्स आर थिक एंड दे रिक्वायर मोर ग्लूकोज फॉर देयर प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है, जो कॉलेनकाइमा है वो आपकी थिक होती है, थिन नहीं होते, थिक होती हैं, और उनको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए उनकी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए, कॉलेनकाइमा सेल्स जो है वो रिजिड है, इज इट सो? यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉलेनकाइमा के सेल्स जो है वो रिजिड है, रिजिड नहीं होते, ये आपकी फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, कॉलेनकाइमा इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड इन शूट टिप्स एंड यंग पेटियोल्स, बिल्कुल। नेक्स्ट इज कॉलेनकाइमा इज जनरली नॉट प्रेजेंट इन सबटेरियन शूट्स एंड रूट्स, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो आपसे क्या पूछा गया है, नॉट करेक्ट, तो देखिए ऑप्शन 2 जो है वो हमारी करेक्ट है, नॉट करेक्ट ही पूछा गया है, ठीक है। क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉलेनकाइमा सेल वॉल्स थिक होती हैं और उनको ग्लूकोज चाहिए। कॉलेनकाइमा जो है वो आपका शूट टिप्स में ही प्रोड्यूस होता है, राइट, whereas the need for extra strength justifies the metabolic cost, और सबटेरेनियन शूट्स एंड रूट्स को कॉलेनकाइमा नहीं चाहिए होता, राइट। सो दैट इज हाउ हमारा ऑप्शन 3 यहाँ से कौन सा गलत हो जाता है, ऑप्शन 2, कॉलेनकाइमा सेल्स जो है वो रिजिड नहीं होते। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेड एल्गा, वेरी इजी क्वेश्चन, 2 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल रहे हैं ना, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो रेड एल्गा जो है कौन सा है, रोडोफाइसिए, क्लोरोफाइसिए, लिवरवॉर्ट, फियोफाइसिए, हाँ जी। तो दैट इज वेरी इजी, रोडोफाइसिए जो है उसको हम रेड एल्गा बोलते हैं। ऑप्शन 1 जो है क्लोरोफाइसिए तो ग्रीन एल्गा हो गया है ना। सो ऑप्शन 1 जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सो यू कैन सी मेरीन एल्गे, जो रोडोफाइसिया उसको हम रेड एल्गे भी बोलते हैं, क्लियर। सो दैट इज हाउ यू कैन से। अब देखो यहाँ पे क्लोरोफाइटा जो है वो ग्रीन एल्गी रहती है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, इसको भी आप रीड आउट कर सकते हो, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द जॉलेस वर्टिब्रेट्स आर नोन एज, ओके आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है, सो इसको मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देके जा रही हूँ, दैट इज बेसिकली योर होमवर्क क्वेश्चन। आपने बोला था मैम आप होमवर्क क्वेश्चन नहीं देते हो, तो होमवर्क क्वेश्चन देके जा रही हूँ इस होप के साथ कि आप क्या करोगे, होमवर्क क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, और इसका आंसर कहाँ पे करना है, आपने आंसर करना है कॉमेंट्स में, ठीक है, आंसर करना है कमेंट्स में। तो उसके बाद फिर जैसे ही कल का सेशन हमारा होगा तो उसमें हम देखेंगे किसने आंसर किया था,
किसने सही आंसर किया था। आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट एंड मैक्सिमम ऑफ यू टू पार्टिसिपेट, राइट। सो सबने आंसर करना है, बहुत ईजी है। जॉलेस वर्टिब्रेट्स जो है वो पूछे गए हैं, क्या है, ए गना था, डिप्नॉय, ऑस्ट्रिकाइथिस या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, सिंपल है, आई थिंक आप सब अटेम्प्ट कर सकते हो, ज्यादा टफ क्वेश्चन मैं देके नहीं जा रही हूँ। दैट इज द होमवर्क क्वेश्चन, आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि क्या इसका आंसर है, एंड विल सी किसका जो था वो करेक्ट आंसर होता है, राइट। चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, दैट इज द टेलीग्राम लिंक, यहाँ से आप वो एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, राइट। सो दैट इज ऑल। सेशन अच्छा लगा हो, डू लाइक द सेशन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करके जरूर फीडबैक देना कि सेशन जो है वो आपको कैसे लग रहे हैं। एंड अगेन आपका पार्ट सेकंड होगा कल इस सेशन का, उससे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपके मैक्सिममली सारे ही कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।